स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक से अगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। कोरोना महामारी ने सबको दिन में तारे दिखा दिए। पिछले 2.5 वर्षों के अंदर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे कोरोना की मार नहीं झेली होगी, लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा बड़े उद्योगपतियों को। लाजमी भी है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा लॉस। जहां 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करी ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, तो वहीं दूसरी ओर 2020 के अंदर कोरोना की चुनौती हमारे सामने आ खड़ी हो गई। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे पास जो लगातार प्रयास जो किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के बावजूद भी बदलाव जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा। कॉर्पोरेट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस के अंदर कटौती जो है वे की गई, लेकिन उसके बाद कोरोना काल जो है आ गया। तो अब बात यह है कि पॉलिसी और बजट की क्या कोई बेहतर जरूरत है ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर को एक बूस्ट मिल सके, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर हो सर्विस सेक्टर। और साथ ही क्या हमारी कॉर्पोरेट को लेकर टैक्सेशन पॉलिसी सही है या नहीं, आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्या स्थिति है, पहले उसके ऊपर नजर डालते हैं। 2019 में ऐतिहासिक फैसला जो है वह लिया गया केंद्र सरकार द्वारा, जहां एक बिल पास हुआ और कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कटौती की गई। तो बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर 30% से लेकर 22% कर दिया गया। ये बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स था। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए टैक्स जो है वो 25 से 15 कर दिया गया, यानी कि अगर नई कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एंटर कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसे 15% जो तो है उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो कोरोना काल के बाद कॉर्पोरेट में कितना रिवाइवल हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में कटौती तो कर दी गई, लेकिन क्या एफडीआई के अंदर कुछ फर्क हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो साथ ही किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है कोरोना काल के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। टैक्स कम करने से जीडीपी पर कितना असर पड़ा, क्योंकि जब हम टैक्स कम करते हैं तो हमारी जो सरकारी खजाना होता है, यानी कि जो रेवेन्यू है सरकार के, वो लाजमी सी बात है कि कम होंगे, तो इससे जीडीपी पे भी असर पड़ते हुए नजर आएगा। फिजिकल डेफिसिट जिसे हम कहते हैं। तो भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर की स्थिति पे आज हमारी चर्चा रहेगी कि क्या भारत के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर की अभी स्थिति बनी हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स का जब हम जिक्र करते हैं, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कटौती की गई, उससे कितनी बेहतरी हुई, और कोरोना काल के बाद किस तरीके की बजट और रिवाइवल की जरूरत है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, साथ ही अनिल सूद हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं, डीएस चावला हमारे साथ अध्यक्ष हैं यूसीपीएमए के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो अभी हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की स्थिति है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी अरुण जी। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के दो हिस्से हैं, एक तो सर्विसेज सेक्टर है और एक नॉन सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ा जब कोरोना काल आया, तो लोग निकल नहीं पा रहे थे, आसपास नहीं हो पाए थे, तो आपका टूरिज्म सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, आपका होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस बिजनेस, ये सारा ठप हो गया था। तो सबसे ज्यादा असर उनके ऊपर पड़ा। फिर जो बाकी जो सेक्टर रहे उन पे भी असर पड़ा, क्योंकि वहां पे भी लोग आ जा नहीं पा रहे थे, और इसलिए जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी असर पड़ा उसका, तो इसलिए वो जो है वो जल्दी रिवाइव हुआ, जो सेक्टर, और सर्विसेज सेक्टर वो धीरे धीरे रिवाइव हुआ। जैसे एयरलाइंस का बिजनेस वो नहीं हो पाया जो 2019 में था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो आरबीआई का आंकड़े आते हैं, आरबीआई 2700 कंपनियां का, जो नॉन गवर्नमेंट और नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उनमें पिछले साल 41% की बढ़त हुई उसमें रेवेन्यू में, और उनका प्रॉफिट 24% बढ़ा। अभी भी वो तेजी से बढ़ रहा है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तो बता रहे हैं कि 22-23% उनकी बढ़त हो रही है। तो इसलिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर एज अ होल उसमें तो बढ़त हो रही है, लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, वहां पे गिरावट है। वो जो है सेक्टर वो क्राइसिस में है, क्योंकि वो बंद भी हो गया था और जल्दी रिवाइव नहीं हो पा रहा है। और उसकी परेशानी ये है कि वो जब नोटबंदी हुई तो वो पिट गया, फिर जब जीएसटी आया तो वो पिट गया, जब एनबीएफसी क्राइसिस आया तो पिटा, और जब ये लॉकडाउन हुआ तो पिट गया। यानी कि 2016 के बाद 4 बार उसमें गिरावट आई है। तो इसलिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कहते हैं, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है।
और वहां पे सबसे ज्यादा परेशानी है, और उनकी जो डिमांड है वो शिफ्ट होकर कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रही है। तो जैसे अभी एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी कंपनी है, जी। उनकी जब एनुअल रिपोर्ट आई जून में, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर से डिमांड हमारी तरफ आ गई। प्रेशर कुकर इंडस्ट्री वाले भी यही बोल रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर गुड सेक्टर, लगेज इंडस्ट्री, और ई कॉमर्स में आपने देखा कि जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे डिमांड कम हो गई, लेकिन ई कॉमर्स की लगातार डिमांड अगर बढ़ गई। आप इस तरीके से सर आप कह रहे हैं अरुण जी कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर तो अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले अगर हम 2-3 महीने को देख ले तो 2-3 महीने के अंदर ले ऑफ्स जो है करे जा रहे हैं। अपने जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेशन आने वाला है, ये चेतावनी दे दी गई है तमाम इकोनॉमिस्ट की तरफ से, और पहले ही हम देख रहे हैं कि ले ऑफ्स करे जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? आईटी सेक्टर, जी आपके पास, अरुण जी सेक्टर की आपके आप पास बात कर रहे वापस लौटती हूँ, अनिल जी के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि सर की तरफ से कहा गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर एवरीथिंग इज गुड, अच्छा अच्छे तरीके से चल रहा है, कोरोना के बाद भी रिवाइवल बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भारत देश के अंदर और बाहर भी देख रहे हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ले ऑफ्स हो रहे हैं, निकाला जा रहा है नौकरी से लोगों को। जी अनिल जी। पलक जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जो, जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने कहा कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो है बहुत भारी मंदी है। आज से नहीं, सबसे पहला असर पड़ा नोटबंदी का, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, एमएसएमई सेक्टर था, या जो स्मॉल विलेज लेवल या टाउन लेवल पे छोटे छोटे काम करने वाले थे, पहले तो वो सारे मारे गए। फिर जब जीएसटी आया तो छोटे छोटे दुकानदार जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते कंप्लायंस, वो मारे गए। जब आया आपका क्या कहते हैं, ये लॉकडाउन हुआ कोविड की वजह से, बारिंग, करियाना और ये एक दो चीजें छोड़ के एसेंशियल गुड्स, सारी मार्केट जो वो शिफ्ट हो गई ई कॉमर्स की तरफ। तो ये सारे कॉर्पोरेट्स गेन इसीलिए कर पाए कि इनफॉर्मल सेक्टर और छोटा सेक्टर मारा गया। ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट गिवर है एमएसएमई, इनफॉर्मल सेक्टर, और यहीं से मैक्सिमम आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, यहीं से शुरू होती है। अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो कहां से खरीदेंगे ये? तो एक जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो मंदी इसलिए उसमें अभी नजर नहीं आ रही कि लोग अभी 2 साल के गैप के बाद निकले हैं। कुछ देर रुक जाइए, प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि ये सारे सेक्टर भी आम आदमी की रीच से बाहर हो चुके हैं। तो ये थोड़े दिन का हनीमून पीरियड है, ये लोग कमा रहे हैं। अब आगे वाले आने वाले दिनों में आप इसकी डार्कर साइड भी देखेंगे। तो कुल मिला के ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो हम क्या कहते हैं गिफ्ट दे रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, लेकिन अनिल जी ऐसा तो नहीं है कि कोरोना काल के अंदर प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ, एयरलाइंस की हम बात करें, साथ ही हम हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहे हैं, तो इन सब के अंदर जो कंज्यूमर जितने भी स्पेसिफिक लोग थे, क्योंकि परचेजिंग पावर तो कम हो गई ना लोगों की, तो बहुत ज्यादा उनको घाटा हुआ है। वो मैं वही कह रहा हूं कि जब तक इनके पास, देखिए एयरलाइन बंद हो गई, एयरलाइंस को नुकसान हुआ, होटल बंद हो गए, होटल्स को नुकसान हुआ, रेस्टोरेंट बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स को नुकसान हुआ, कई तो अपने यूनिट्स बेच चुके हैं, छोटे छोटे यूनिट, कई होटल, आई नो क्वाइट अ फ्यू होटलियर्स हैव गॉन आउट ऑफ होटल बिजनेस। और आज भी अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखे, इट इज रीलिंग अंडर रिसेशन। ये नहीं है कि इनकी सिचुएशन बड़ी हैप्पी है, दे आर हैप्पीली एंजॉयिंग। एविएशन हैज पिक्ड अप, एविएशन के रेट्स बढ़ गए हैं। तो सिर्फ एक दो सेक्टर को छोड़ के बाकी सब जगह जो है इस टाइम पे मंदी का माहौल है। अनिल जी आपके पास वापस लौटी हूं, हमारे साथ डीएस चावला जी हैं, खुद एक बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट को चलाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर कॉर्पोरेट सेक्टर की स्थिति के ऊपर? जी चावला जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अनिल जी ने बोला, अरुण जी ने बोला कि कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट मिला। मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इंडिया की टोटल नंबर ऑफ यूनिट जब हम देखते हैं उसको दो तरह आप सेग्रीगेट कीजिए। पहला कीजिए इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, दूसरा कीजिए फाइनेंशियल के उसके आउटपुट के हिसाब से। तो मैं पहले पार्ट को लेना चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं
अगर आप देखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम आता है जी, इन तीनों में माइक्रो यूनिट का जो पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 96.7%। जी, अब जब मैं स्मॉल को लेता हूं तो दैट इज अराउंड 2%, मतलब 98.7% गोज टू माइक्रो एंड स्मॉल। अब रह गया मीडियम स्केल। मीडियम स्केल इज लेस देन 1%। अगर उसको प्लस भी लेता हूं तो 1.2% पे खत्म हो जाता है जी। तो 99% जो है दैट इज ए एमएसएमई। अब 1% को कॉर्पोरेट कहते हैं। क्या कॉर्पोरेट इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर तो ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन आएगी तो एमएसएमई सेक्टर इज देयर। अगर एमएसएमई का मैं एक्सपोर्ट सेक्शन लेता हूं, एक्सपोर्ट शेयर हमारा 65% तक चला जाता है अगर एमएसएमई के कंपोनेंट देखो, बिकॉज नो कॉर्पोरेट इज ए इंडिविजुअल सेलर ऑफ द कंपोनेंट। अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग उनकी एमएसएमई सेक्टर से होके जा रही है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन देता हूं तो मेजर एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर दे रहा है। सफर कौन कर रहा है? एमएसएमई सेक्टर। अगर आप आज का डाटा लेंगे तो आरबीआई ने आज ही 1.9% रेपो रेट बढ़ा दिया। इसका इंपैक्ट किसके ऊपर होने जा रहा है? माइक्रो यूनिट जो बिफोर कोरोना रिसेशन की वजह से पहले डाउन था। कोरोना में हमारी एम्प्लॉयमेंट तो हमने शेल्फ ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि छोटे यूनिट के पास में ऑप्शन नहीं है। जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय हैं, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो दोबारा उनको ट्रेन कैसे करेंगे? ट्रेन नहीं कर पाएंगे। अगर समझिए कि बैंक ने, आप हैरान हो जाओगे, उस समय हमको ये बोला गया कि ड्यूरिंग कोरोना आपके बैंक इंटरेस्ट या बैंक की ईएमआई रोक दी जाएगी। उस समय तो मैडम सीतारमन का अनाउंसमेंट अच्छा लगा, लेकिन हुआ क्या कि आपकी ईएमआई रोक के इंटरेस्ट वेव नहीं किया गया। इट मींस कोरोना का भी इंटरेस्ट हमसे क्लेम कर लिया गया। एंड मैं आपको, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऐड करना चाहूंगा जी कि वी मेट फाइनेंस इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑन 5th of December लास्ट। स्टील के प्राइसेस बढ़ गए। स्टील मिनिस्ट्री से हमारी 9 दिसंबर को मीटिंग हुई। हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने हमारी एमएसएमई के फाइनेंस के ऊपर पोजीशन को समझते हुए, एज ए गेस्ट लेक्चरर आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है ऑन फाइनेंस, जिसमें 20 पार्लियामेंटेरियन फॉर लोकसभा होते हैं, 10 फ्रॉम राज्यसभा। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द मेंबर इन दैट कमेटी। उस कमेटी में मेरे को पेपर पढ़ने के लिए बुलाया गया, फाइनेंस ऑन एमएसएमई। मैंने उनको जाके ये बताया कि हमारे पास में फाइनेंस कहां पे रुका हुआ है? गवर्नमेंट के रिफंड्स के बीच में, कोरोना का इंटरेस्ट देने के बीच में, इवन कोरोना के ड्यूरेशन में हमने जो जनरली डोनेट किया एज ए ह्यूमन बीइंग टू द एम्प्लॉय एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद में भी हमसे इंटरेस्ट भी लिया गया। हमको एक प्रेशराइज करके सारी सैलरीज भी देनी पड़ी अपने एम्प्लॉय को। तो आप समझ सकते हैं कि एमएसएमई जिसके पास में पॉकेट में फंड्स नहीं है, और लॉकडाउन में सेल नहीं हुई, आपकी रिसेशन की सेल नहीं हुई, उस समय के एक्सपेंडिचर सारे दिए गए, गवर्नमेंट के बैंक इंटरेस्ट हमने दिए, तो हम तो इतने फाइनेंशियली इतना डाउन हो चुका है एमएसएमई सेक्टर, जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट के पार्ट्स दे रहा है, और मैक्सिमम नेग्लिजिबल एंड निग्लेक्टेड जो सेक्टर है दैट इज एमएसएमई। अगर आज गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि कॉर्पोरेट आपको फंड भी दे देंगे, सेल्स भी शो कर देंगे, अगर एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया, जो नजर आ रहा है फ्यूचर में, तो आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी? अगर मैं साइकिल पार्ट्स की बात करूं, मेरा साइकिल पार्ट्स का यूनिट है, बिफोर पार्टीशन मेरी फैमिली साइकिल पार्ट्स से है। हम 10 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं साइकिल इंडस्ट्री में। इसके अलावा हम 25 लाख परिवार इंडिया के साइकिल इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। अगर एक परिवार की एवरेज आप न्यूक्लियर फैमिली ले लूं तो 3, 4, 5 आदमी लगाएं तो 1.5 करोड़ आदमी इंडिया का साइकिल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। लेकिन दूसरी तरफ 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं हम। क्या आप समझ सकते हैं कि एक सेक्टर साइकिल इंडस्ट्री डाउन हो गई, 10 लाख लोग बेरोजगार।
तो क्या आपको जितने ऐसा लग यूनिट्स रहा हैं है वो कि खुद बेरोजगार। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो तो क्या एमएसएमई का गवर्नमेंट जब देख हम रही जिक्र है? कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, पॉलिसी ड्रिवन नहीं हो उनको देखते हुए? जी DS चावला जी। आप देखिए, जब मैं पार्लियामेंट के नेक्सी में मैंने लेक्चर दिया जाके, तो एवरी पार्लियामेंटेरियन इंक्लूडिंग द चेयरमैन मिस्टर जयंत सिन्हा वाज कन्विंस्ड कि यस, एमएसएमई सेक्टर इज डिप्राइव्ड ऑफ द राइट, जो उनका राइट बनता है, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट सेक्टर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। आप तो रोजगार कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। हम लोग तो एक छोटा कारखाना चलाते हैं, 10, 20, 30 लाख का यूनिट उसने डाल दिया, उसमें 5 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार भी तो दिया। एक कारपोरेट ने आपको 2000 करोड़ का एक यूनिट दे दिया, एम्प्लॉयमेंट तो दिया उन्होंने 3-4 हजार आदमी को सिर्फ। अगर उस रेशियो को देखते हैं तो एमएसएमई सेक्टर शुड बी ए प्रायोरिटी सेक्टर। हो क्या रहा है कि इनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं एमएसएमई के लिए। कारपोरेट आपको सिर्फ एक लेबल दे सकता है, नाम दे सकता है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ ऑफ इंडिया है उसको लेके जाना है तो आपकी पॉलिसीज ऐसी चाहिए कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इसको इतना ग्रो कर दीजिए। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि अब जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें, 2019 में अगर चले जाते हैं तो वहां पर कहा गया, हिस्टोरिक फैसला जो है वह लिया गया है सरकार द्वारा कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कटौती कर दी गई है। तो क्या उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कोई इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर कुछ खास फर्क देखने को मिला? क्या नई एंट्री हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर? जी अरुण जी। देखिए, पहले आपने एक सवाल पूछा था कि रोजगार कम हो रहा है, तो मैं उसका जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल पे आता हूं। जी बिल्कुल। जहां पे जो छटनी हो रही है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो रही है, जो खासकर जो नए जो आए हैं, जो यूनिट्स आए हैं। अमेरिका में भी आपने देखा टेक्नोलॉजी सेक्टर में छटनी हो रही है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था। जैसे आप देखें, एड टेक कंपनियां हैं, इन सब में जो कटौती हुई है। और वो हुआ ये था कि अब कोरोना काल में उन्होंने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था अपने को, क्योंकि उनकी तरफ डिमांड आ गई थी। अब वहां पे क्योंकि जब डिमांड गिर गई तो वहां पे छटनी हुई है। दूसरी बात यह है, बेरोजगारी की बात जो अभी चल रही है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो शहर से जो लोग पलायन करके गांव गए थे, वहां पे उनको अभी काम नहीं मिल रहा है, और इसलिए वहां पे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में डिमांड ज्यादा है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है वो बाकी और कंपेरेबल कंट्रीज से काफी कम है। बाकी और जैसे ब्राजील है, चाइना है, वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है करीब 65% करीब, हमारे यहाँ 45% के करीब है। यानी 20% लोग कम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो 15 से 64 साल की उम्र के हैं। तो इनकी संख्या करीब करीब आप ये समझिए 20 करोड़ लोग हैं। तो ये 20 करोड़ लोग हैं जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनको काम मिल नहीं पा रहा है। जो बाकी जो हमारे जो पैनलिस्ट ने कहा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें माइक्रो सेक्टर बहुत बुरी तरह से पिट गया है। तो मैंने शुरू में कहा कि नोटबंदी से पिटा, फिर जीएसटी से पिटा, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से पिटा, और फिर लॉकडाउन से। और यही वजह है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो डिमांड उधर शिफ्ट हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कम हो गई। नोटबंदी, आप देखेंगे कि लॉकडाउन के पहले हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट गिरती चली गई थी। 8% थी 2017-18 के Q4 में, और 2019-20 के Q4 में कोरोना के पहले 3.1% हो गई थी। वजह उसकी यह है कि डिमांड कम हो रही थी। डिमांड क्यों कम हो रही थी? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही थी, क्योंकि जब माइक्रो सेक्टर पिट रहा था, और जैसे कि कहा अभी कि जब माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट हैं और 97% एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा वहां से माइक्रो यूनिट से आता है। कृषि में परेशानी है, कृषि में 45% लोग काम करते हैं, उनकी आमदनी घट गई है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े तबके की आमदनी कम हो जाएगी तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे और अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि हमारा जो इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ अभी है जीडीपी का, वो 7% नहीं है, वो -1% है। क्योंकि हमारा जो जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका होता है उसमें हम माइक्रो यूनिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ढंग से लेते नहीं हैं, और उसको ये मान लेते हैं कि उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जैसे कि संघर्ष क्षेत्र। ये बात नोटबंदी के पहले सही थी, लेकिन अब सही नहीं है। तो अभी हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी रिसेशन में आ गया है, और इन्फ्लेशन तेज है। इन्फ्लेशन तेज होने से जो आम आदमी है उसकी परचेजिंग पावर पे असर पड़ता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन से गुजर रही है, जहां पे एक तरफ इन्फ्लेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ ग्रोथ रेट 0 या नेगेटिव हो गया है। तो इस स्थिति में आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप क्या करते हैं कि डिमांड को कम कर देते हैं। डिमांड तो पहले से ही कम थी,
जब वो डिमांड और कम हो जाएगी तो रेट ऑफ ग्रोथ और कम हो जाएगा। और तो इसलिए इस समय डिमांड तो बढ़ाने की इस जरूरत वक्त है। आरबीआई का क्या बजट एक्शन में प्लान होना चाहिए? अगर अभी हम थोड़ा आरबीआई की तरफ चले जाएं और सरकार की तरफ चला जाएं, अभी हमारा बजट भी आने वाला है, तो नीड ऑफ द आर क्या है? किस किस सेक्टर्स को अभी प्रायोरिटी देने की जरूरत है अरुण जी? देखिए, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, आरबीआई को और जो मिनिस्ट्री को, दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, लिक्विडिटी स्क्वीज करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आ रहा है सप्लाई बॉटलनेक से। जैसे कि चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहां से सप्लाईज कम हो गए। हमारे यहाँ 80% एपीआई जो फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होते हैं वो चाइना से आते हैं। हमारे जो कंपोनेंट है कारों के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के हैं, वो चाइना से आते हैं। वहां पे से जब बॉटलनेक हो गया है, हमारे अंदर माइक्रो सेक्टर बड़ा बंद हो गया है, स्मॉल स्केल सेक्टर, तो अंदर भी सप्लाई बॉटलनेक हो गया है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ना तो ये सप्लाई जो आने लगेगी और ना ही जो युद्ध रुक जाएगा यूक्रेन में। तो इसलिए दुनिया भर में सब जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, वहां पे जो उस इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि ये सप्लाई बॉटलनेक है। तो हमें जो फिस्कल पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि कहा गया कि माइक्रो सेक्टर को मदद देने की जरूरत है। माइक्रो सेक्टर तक हमारी सरकार की नीतियां पहुंचती नहीं है, स्मॉल स्केल सेक्टर तक नहीं पहुंचती, वो सिर्फ मीडियम सेक्टर और जो लार्ज स्केल। तो सबसे पहले तो एमएसएमई को हमें अलग करना पड़ेगा, माइक्रो अलग, स्मॉल और मीडियम अलग, और माइक्रो सेक्टर के लिए अलग से नीतियां बनानी पड़ेंगी, नहीं तो होगा नहीं। दूसरा, हमारे जो पेट्रोल और डीजल वगैरह पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको कम करना पड़ेगा, उससे इन्फ्लेशन तेज हो रहा है। तीसरा, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्राइसिंग पावर है उसको अरुण जी, कम आपने करना बहुत पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात बोली, पेट्रोल और डीजल। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि पेट्रोल और डीजल से इन्फ्लेशन का किस तरीके से रिलेशन होगा। आप थोड़ा इसे विस्तार से बताएंगे कि पेट्रोल एंड डीजल के टैक्सेस में अगर कटौती रहती है तो इन्फ्लेशन पे कितना असर पड़ेगा इससे? जी अरुण जी। देखिए, ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल एक बुनियादी पदार्थ है जिसका हर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। गेहूं पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन गेहूं को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, उसमें जो डीजल आपको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर आपके गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स वैसे कोई नहीं है। तो जिस चीज पे टैक्स नहीं है उसके भी दाम बढ़ जाते हैं, और इसका एक मल्टीप्लायर असर होता है। तो शुरू में तो जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उस समय टेक्सटाइल के और लेदर गुड्स के दाम नहीं बढ़े, लेकिन धीरे धीरे उससे तनख्वाहें जब बढ़ती हैं तो वो फिर जब टेक्सटाइल के भी दाम बढ़ गए, लेदर गुड्स के दाम भी बढ़ गए, वो इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं जनरलाइज हो गया इन्फ्लेशन। तो इससे कई सारे ये भी इकोनॉमिस्ट का ये कहना होता है कि इससे फिर जो हमारी सरकार है उसके रेवेन्यू के ऊपर असर पड़ जाएगा जी, अगर वो कटौती कर देंगे टैक्सेस के ऊपर। तो अरुण जी, तो रेवेन्यू दूसरी तरह से आप लीजिए ना, आप डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू लेंगे तो उसका इन्फ्लेशनरी असर होगा ही होगा। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स से अगर आप टैक्स लेंगे तो उसका इन्फ्लेशनरी असर नहीं होगा। हमारे यहाँ जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई तो उससे 1.6 लाख करोड़ की बजट में जब कमी हो गई, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स ना काट के आप जो इनडायरेक्ट टैक्स काटते तो अच्छा रहता। जीएसटी में रेट्स आप कम कर दें तो उससे जो असर पड़ेगा, और कॉर्पोरेट टैक्स आप कम नहीं भी करते तो डिमांड बढ़ा देते तो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता। अनिल जी, अनिल जी के पास आना चाहूंगी। अनिल जी, अरुण जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि एक तरफ कॉर्पोरेट के टैक्सेस तो आपने कर दिए कम, उससे आपका रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा, और वहीं दूसरी तरफ आप बाकी जो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको लगातार आप बढ़ाई जा रहे हैं, उससे आपके सरकारी खजाने के ऊपर फर्क पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, किस तरीके की पॉलिसी की जरूरत है अब? देखिए, अभी अगर आप हिस्टोरिक एनालिसिस करेंगे तो पिछले 3-4 साल में गिनती के 2-3 कॉर्पोरेट्स की वृद्धि हुई है। मल्टीप्लायर इफेक्ट है 2-3 कॉर्पोरेट्स का 2-3 सेक्टर में। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, एवरी इंडिविजुअल हूसोएवर इज बाइंग इवन मैच बॉक्स ही इज पेइंग टैक्स। तो जब हर आदमी टैक्स पे कर रहा है, मैंने 2012 में एक एनालिसिस किया था इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कि अगर आप एग्जम्पशन सारी हटा दें, तब सर्विस टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज थी, तो सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज का एक एनालिसिस किया था, आप सारी एग्जम्पशन हटा दो और 4% फ्लैट रेट कर दो टैक्स का, आपका इनडायरेक्ट टैक्स 4 गुना बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स की कंप्लायंस, रिकवरी कॉस्ट, सब कुछ कम हो जाएगा।
आपकी लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। पर ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ना तो लिटिगेशन खत्म करना चाहती, ना टैक्स कम करना चाहती, क्योंकि इनकी सर्वाइवल खत्म हो जाएगी। और जहां तक रही पॉलिसीज की बात, बजट की खास करके, मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है उस दिन आप पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ देखो कितनी होती है, और जिस दिन बजट पास होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्लियामेंटेरियंस, उस दिन आप पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ देख लो और क्वालिटी ऑफ एमपीज प्रेजेंट जो बजट पास कर रहे हैं वो देख लो। तो जब ये बजट भी जो है, ये पॉलिसी, हमारी पॉलिसी पैरालिसिस क्यों आ रहा है, ये हमारी जो टेढ़ी मेढ़ी पॉलिसीज ये क्यों आ रही हैं, एमएसएमई की तरफ ध्यान क्यों नहीं है हमारा? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का इरोजन हो चुका है। डीएस चावला जी, आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि आप लगातार अपना हैंड रेस कर रहे हैं, प्लीज। जी डीएस चावला जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जैसे अनिल जी ने बोला कि एमएसएमई सेक्टर की ये पॉलिसी है, मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड में ये बात करना चाहूंगा कि एमएसएमई की जो गवर्नमेंट की नई डेफिनेशन आई है, डेफिनेशन क्या है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए है जी और टर्नओवर 10 करोड़ तक का है, तो यू आर इन ए माइक्रो यूनिट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक जाती है और जो आपकी सेल है वो 50 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल यूनिट कहे जाते हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक है, 10 करोड़ के ऊपर 50 करोड़ तक लेमेंट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सेल ऑफ 250 करोड़। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 96% लोग जो है वो एक करोड़ की इन्वेस्टमेंट से नीचे हैं, उनकी सेल 10 करोड़ से नीचे है। क्या 50 करोड़ वाले, पॉलिसी तो एक ही बन गई एमएसएमई सेक्टर की, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ की टर्नओवर वाला हमको कितना मारेगा? 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ की सेल वाले को, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉर्पोरेट की बात कही गई, इंडिविजुअल कंपोनेंट जब बिकता है तो वो कॉर्पोरेट बेच सकता है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में 97% कंपोनेंट वो एमएसएमई से परचेज करते हैं। एक तो एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या आ गया कि कॉर्पोरेट्स ने क्या किया कि अपनी 4 कंपनी खड़ी कर दी। 250 करोड़ की टर्नओवर उनको लिमिट है, उन्होंने 4 कंपनी खड़ी करके 1000 करोड़ की टर्नओवर कर दी। मैनेजमेंट तो वही है, कंपटीशन कर रहा है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाला। तो मैं अपने पैनलिस्ट से बिल्कुल इस बात को सहमत हूं कि माइक्रो की पॉलिसी अलग बने जिसकी पॉपुलेशन 96% है, स्मॉल की 2 पॉइंट समथिंग परसेंट है, उसकी पॉलिसी अलग बने। मीडियम और लार्ज को इकट्ठा कर दो, क्योंकि लार्ज बैक डोर से मीडियम में एंटर करके जितने फाइनेंसेस होते हैं, जितनी पॉलिसीज होती हैं, वो बेनिफिट ले जाते हैं। तो आप समझिए ना कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाला 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कैसे ले सकता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चावला जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सूद जी आपका, प्रोफेसर अरुण कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा था, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं देश की विकास की, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 2019 के अंदर कटौती जो टैक्सेस के अंदर की गई, उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद आज हम 2022 के अंदर हैं। 2023 के अंदर एस्टिमेट लगा लिया गया है कि ग्लोबल रिसेशन हम फेस करने वाले हैं, और बजट जो है 2023 के अंदर आने वाला है। तो किस तरीके का बजट हमारा होना चाहिए, पॉलिसीज किस तरीके की होनी चाहिए, ताकि इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वे और ज्यादा बढ़ सके। आज इसी मुद्दे पर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।